स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। जी हाँ, एक ये बजाज ग्रुप की कंपनी है। तो इसका आईपीओ आया था सितंबर 2024 में और कंपनी ने प्राइस बैंड रखा था 66 रुपीज टू 70 रुपीज पर शेयर। लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी होने की वजह से जो प्राइस लिस्ट हुआ वो 150 रुपीज पे लिस्ट हुआ, मतलब 140% गेन करके लिस्ट हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, लिस्टिंग के बाद 150 रुपए लिस्ट होने के बाद भी रिटेल इन्वेस्टर लगातार उसे खरीदते रहे और खरीदते खरीदते प्राइस जो है 184 रुपीज के आसपास में ऑल टाइम हाई पर चली गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या वो वजह है जो 184 के बाद से प्राइस आज तक पिछले 2 सालों से लगातार गिरता ही चला जा रहा है। क्या कंपनी के फंडामेंटल में प्रॉब्लम आ गई है, क्या मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या मार्केट क्रैश हो रहा है, इसके वजह से मतलब काफी सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, ये भी गिर रहा है। तो दोस्तों, इन्हीं सब का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि दोस्तों ये बजाज ग्रुप की कंपनी है, तो इसके बारे में एक पास्ट का डेटा एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या कुछ बजाज ग्रुप की जो भी कंपनीज लिस्टेड है उनका परफॉर्मेंस पास्ट में क्या रहा है। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट नंबर पे देखेंगे तो बजाज फाइनेंस है, जिसने पिछले 10 सालों में 1700% के रिटर्न दिए हुए हैं। इसका मतलब है पर ईयर 32.8% सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न मिला हुआ है। अगर 10 साल पहले इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू जो है वो 20 लाख हो गई होती। अब बजाज ग्रुप की सेकंड कंपनी जो है बजाज ऑटो है। इसने पिछले 10 सालों में 400% मतलब 17 से 18% के सीएजीआर से ईयरली रिटर्न दिए हुए हैं। उसके बाद है दोस्तों बजाज फिंसर। ये कंपनी पिछले 18 सालों से 3300% 3300% का रिटर्न दिया हुआ है, जिसमें ईयरली जो है 17 से 18% का रिटर्न एक्सपेक्टेड है। तो दोस्तों, इस तरह की एनालिसिस जिसने भी की थी उन्होंने सब ने छप्पड़ फाड़ के बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में अप्लाई किया। अप्लाई करने की वजह से लिस्टिंग गेन 140% का हुआ है और लगभग बजाज ग्रुप की सारी कंपनीज ने इन्वेस्टर को पास्ट में अच्छे खासे रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो सेम एक्सपेक्टेशन दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस से भी थी लोगों की। इसी के चलते 70 रुपीज का जो प्राइस बैंड है वो 150, उसके बाद 184 रुपीज तक वो प्राइस चला गया। तो अगर आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आप देखेंगे ये प्राइस जो है, आज का प्राइस जो है 87.34 रुपीज हो गया है। मतलब ऑल टाइम हाई से 50 से 55% तक ऑलरेडी ये प्राइस क्रैश हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। तो इन सब के बारे में जरूर डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों। क्या अब ये सही समय है इसमें इन्वेस्ट करने का, या अब कंपनी के मैनेजमेंट या फंडामेंटल में प्रॉब्लम आ गई है तो इसके लिए इस स्टॉक से हमेशा के लिए एग्जिट कर सकते हैं, या जिन्होंने होल्ड किया है वो क्या अब यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। मतलब एग्जैक्टली मोटा मोटी हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अभी ये सही समय आ गया है, क्योंकि कोई भी स्टॉक 50-55% ऑलरेडी क्रैश हो गया है। उसके पीछे बजाज ग्रुप का हाथ है। मतलब ये बजाज ग्रुप की इंडस्ट्रीज की कंपनी है, जिन्होंने ऑलरेडी पास्ट में अच्छे खासे जो रिटर्न है, मैं कहूँ अच्छे खासे रिटर्न जो है इन्वेस्टर को दिए हुए। तो क्या ये भी मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए? तो जरूर से इसके वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके पहले हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस का कुछ पिछले महीने में टेक्निकल एनालिसिस किया था, तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी है। जरूर से इसे देख लीजिए, क्योंकि प्राइस जो है जिस लेवल को हमने एनालाइज किया था, एट लास्ट फाइनली वो आज उस लेवल पे प्राइस आ चुका है। तो स्लो स्लो बाइंग आप कर सकते हैं। इसी के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या क्या रीजन है, क्या क्या वजह है जो इस स्टॉक को लगातार गिरते हुए चला जा रहा है, सेलर इसमें लगातार सेल करते हुए। और हालत ऐसी है कि कोई भी ये स्टॉक अपने डीमैट में रखना ही नहीं चाहता, क्योंकि आप देखेंगे शायद ही आपको हरी कैंडल इसमें दिखाई देने वाली है। अगर मंथली में चले गए तो हरी कैंडल वहां पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देने वाली है। तो इसकी वजह से इसमें फंडामेंटल का एनालिसिस करेंगे, कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल कॉल के बारे में भी बात करेंगे, और क्या कुछ कंपनी ने नया अनाउंसमेंट इसमें किया है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पहले कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में। फंडामेंटल एनालिसिस कहने का मतलब ये है कि कंपनी की एक नजर क्वार्टरली रिजल्ट पे डाल देते हैं, बिजनेस का रेवेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो उससे पहले से बात करने से पहले मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे दोस्तों आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखते हैं तो कंपनी देखिए पास्ट में 25% 26% का रेवेन्यू जो है रेवेन्यू से ग्रो कर रही थी। अगर आप लास्ट ईयर का देखेंगे 14% और ये 17% पे आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, ये एक वजह हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू अगर कम हो रहा है तो उसी हिसाब से स्टॉक की प्राइस भी करेक्ट होगी ऑटोमेटिक।
अब दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू और प्रॉफिट का भी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो पास्ट में अगर पिछले 3 सालों में देखेंगे तो 36% से, मतलब अभी कंपनी को लिस्ट में 2 ही साल हुआ है, तो अगर आप 3 साल का मोटा-मोटी देखते हैं रेवेन्यू, तो 36% रहा करता था 3 साल पहले, और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 45% रहा करती थी। अब अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू 50% के आसपास में आ चुका है। अब कंपनी जो है उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रही थी जो पास्ट 3 साल पहले कर रही थी, और प्रॉफिट में भी जबरदस्त मतलब प्रॉफिट में भी ऑब्वियसली अगर रेवेन्यू कम हुआ है, तो प्रॉफिट में भी हिट हुआ है, वो है 27% के आसपास में। तो ये एक रीजन हो सकता है दोस्तों, लेकिन क्या सिर्फ यही एक रीजन है? उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अगर बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या है, ये लोन प्रोवाइडर कंपनी है। किसी भी चीज के लिए आपको लोन की जरूरत होती है तो बजाज बजाज फिंसर, बजाज फाइनेंस या बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसमें जो है आप देख सकते हैं। तो ऐसी कंपनी का एनालिसिस करते वक्त ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उनकी लोन बुक की क्वालिटी क्या है। अब लोन बुक की क्वालिटी का कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार आप उनके कॉम्पिटिटर के बारे में देखते हैं, तो उनका जो कॉम्पिटिटर है बजाज पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस, उसका ग्रॉस एनपीए आप देखेंगे तो 1.04% के आसपास में है। अब जिन व्यूवर्स को एनपीए नहीं पता उनके बारे में बता दूं दोस्तों, क्या होता है ना, लोन बुक बढ़ाना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में लोग भरे पड़े हैं जिनको लोन चाहिए, आप जितना दे सकते हैं वो कम पड़ जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि जो लोन आप दे रहे हैं, जो लोन आप बांट रहे हैं, उनमें से रिटर्न कितने आ रहे हैं, और अगर रिटर्न आ रहे हैं तो टाइम पे कितने रिटर्न आ रहे हैं। तो वही दोस्तों एनपीए होता है। तो अगर आप उनके कॉम्पिटिटर की बात करें, तो यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ले लीजिए या आधार हाउसिंग फाइनेंस ले लीजिए, उनमें आप देखेंगे तो पीएनबी का 1.04% का एनपीए है, और आधार का 1.38% के आसपास में एनपीए है। तो बेहतर एनपीए क्या होता है? तो बेहतर एनपीए दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस का है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इट इज ओनली 0.11%। इससे बेहतरीन बिजनेस तो कोई हो ही नहीं हो सकता दोस्तों। बजाज कंपनी जो है ऑलरेडी फाइनेंस सेक्टर में सबका बाप है, उसके बाद भी उन्होंने लोन बुक इतने अच्छे से मेंटेन रखी हुई है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि कोई भी जो भी कंपनीज लोन प्रोवाइड करती हैं, उनका एनपीए क्या है। एनपीए इसका 0.11% है दोस्तों, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अब दोस्तों एनपीए इतना बेहतर क्यों है, इतना बेहतरीन क्यों है, इतनी बड़ी जाइंट कंपनी का बेहतरीन क्यों है? क्योंकि होम लोन की वजह से। अगर नाम से ही पता चल रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, मतलब ये लोन जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मॉर्गेज लोन ही प्रोवाइड करती है। मैक्सिमम जो है मॉर्गेज लोन प्रोवाइड करती है, वो भी सैलरीड एम्प्लॉय को। तो सैलरीड एम्प्लॉय होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, कि उनको टाइम टू टाइम ईएमआई हो रहा है, मतलब लोन लोन की रिकवरी जो है वो बेहतर मार्जिन से हो रही है, टाइम टू टाइम हो रही है। तो अगर यहाँ पे इनका बिजनेस देखेंगे तो 54% जो है वो मॉर्गेज लोन से आता है। मतलब अगर आपने लोन ईएमआई पे नहीं किया है, तो ये आपका फ्लैट, आपका घर जो है वो जब्त कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, 54.8% लोन जो है ना वो सिक्योर्ड लोन है, क्योंकि होम लोन सिक्योर्ड लोन में कंसीडर किया जाता है। अगर आप पर्सनल लोन बांटते हैं या क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, तो उसमें लोन डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उसमें आपकी लोन बुक की क्वालिटी जो आप बेहतर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 9.8% जो है प्रॉपर्टी सिक्योर्ड लोन में प्रोवाइड करते हैं। फिर रेंटल इनकम फाइनेंसिंग में जो 23% है। तो मोटा मोटी 80 से 90% जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो सिक्योर्ड लोन में आता है। इसकी वजह से दोस्तों इतना बेहतरीन ये कंपनी जो है अपना एनपीए मेंटेन कर पा रही है। तो दोस्तों अभी तक हमने इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया, जो बहुत ज्यादा जरूरी थी वो हमने कवर कर लिया हुआ। तो इसमें अब हमें निकल के आता है स्ट्रॉन्ग ब्रांड कंपनी। बजाज ग्रुप ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत जाइंट कंपनी है, नए प्लेयर्स को कम्पिटिट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। तो लो कॉस्ट कस्टमर एक्विजिशन हो जाता है, लोन बुक भी बहुत बेहतरीन इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है। तो इनका ये इस कंपनी का इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट हो गया है, और रिजल्ट निकलता है दोस्तों सबसे बेस्ट। इससे अच्छा कोई फंडामेंटल कंपनी का एनालिसिस हो नहीं सकता। उसके बावजूद भी अगर आप देख रहे हैं कि 50 to 55% कंपनी जो है वो स्टॉक प्राइस में करेक्शन क्यों आ गया, दोस्तों करेक्शन के एक मेन रीजन ये है कि पास में आप बेहतरीन रेवेन्यू, बेहतरीन प्रॉफिट के साथ इंटर कर रहे थे। बजाज ग्रुप ने हाल ऑलरेडी जो है पिछले 8 से 10 सालों को अपने इन्वेस्टर को माला माल करके रखा हुआ है। तो सेम एक्सपेक्टेशन जो है रिटेल इन्वेस्टर को आईपीओ के टाइम पे इस स्टॉक से भी हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि कंपनी उस हिसाब के रेवेन्यू, उस हिसाब का प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर पा रही थी दोस्तों। तो यही एक वजह है जो कंपनी का प्राइस करेक्ट हो गया है, कंपनी का प्राइस करेक्ट हो गया है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, तो इसमें हम जरूर कोई पर्सनल बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं है। अभी वो प्रोसेस जो है इन प्रोसेस में चल रहा है। और आपको बता दूं 6 से 8 महीने लगते हैं किसी भी एनालिसिस को, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल एनालिसिस है, तो उसकी वजह से 6 से 8 महीने लगेंगे सेबी रजिस्टर्ड होने में। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्या ये राइट टाइम
तो दोस्तों राइट टाइम है या नहीं उसे डिस्कस करने से पहले मैनेजमेंट ने, कंपनी के मैनेजमेंट ने एक बेहतरीन डिसीजन लिया हुआ है, उसके बारे में भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो 15 फरवरी मतलब लास्ट वीक में ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अनाउंस किया है कि वो एआई एजेंट्स को भी डिप्लॉय कर रहे हैं। तो वर्चुअल में क्या हो जाता है दोस्तों, अगर आप किसी बंदे को बिठाते हैं बात करने के लिए, समझने के लिए, तो सिर्फ एक टाइम पे एक ही कस्टमर की बात समझ में आ सकती है। लेकिन जब एआई एजेंट्स को शामिल कर सकते हैं तो इसमें कॉस्ट कम हो जाएगी आपकी, कस्टमर की नीड समझने के लिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझने के लिए, और आप बेहतरीन तरीके से लोन बुक की क्वालिटी और भी बढ़ा सकते हैं। और भी एआई को आपने इंटीग्रेट कर दिया आपके सिस्टम में, तो वो एक इंडिविजुअल बंदे से बेहतरीन जो है वो चेकआउट कर पाएगी कि क्या बंदे का लोन है, ऑलरेडी लोन चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन जो है उनको विद इन अ सेकंड मिल जाएगी। तो ये बहुत बेहतरीन इनका पॉइंट है जो इन्होंने एआई को जो डिप्लॉय कर दिया हुआ है कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझने के लिए, और बेहतरीन तरीके से अपने कस्टमर को जानने के लिए, समझने के लिए कितना परसेंट चांसेस बढ़ सकता है लोन डिफॉल्ट होने का, लोन डिफॉल्ट पास में हुआ है या नहीं है। इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन बेहतरीन करने के लिए इन्होंने ऑलरेडी जो एआई पे डिप्लॉय कर दी। तो दोस्तों अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस की करंट करंट जो स्टॉक प्राइस है, करंट जो मार्केट प्राइस चल रहा है 87 रुपीज का, उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। अंडर वैल्यूड तो नहीं कहूंगा, लेकिन यस ये फेयर वैल्यू है। तो यहाँ पे मेरा कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, बाइंग या सेलिंग का डिसीजन जो आपका अपना ही होगा। लेकिन ऐसे टाइम में मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, मेरा ओपिनियन क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। इतने टाइम स्लोली स्लोली आप बाइंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों कोई क्लेम करता है इस स्टॉक मार्केट में कि वो बॉटम या टॉप प्रिडिक्ट कर सकता है, तो वो गॉड होगा या वो आपको फूल बना रहा है दोस्तों। इतने टाइम क्या होगा, 70 रुपीज का इसका लो है, मतलब जो आईपीओ के प्राइस कंपनी ने खुद से डिसाइड की थी। ये तो रिटेल इन्वेस्टर उसको 184 रुपीज पे पहुंचा गए। तो कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गई थी, स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा भाग गई थी कंपनी की वैल्यूएशन से। तो फाइनली वो करेक्ट हो चुकी है और बहुत अच्छा करेक्शन आ चुका है इसमें। लेकिन ये कंपनी अंडर वैल्यूड नहीं है, ये कंपनी फेयर वैल्यू में हम इसको कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉटम का प्रोडिक्शन तो बहुत ही मुश्किल है। अब आप वेट भी कर सकते हैं, लेकिन वेट करने में दो प्रॉब्लम आ सकती है। या तो ये स्टॉक प्राइस जो है 80-85 से करेक्ट होकर वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चला जाए, 70 रुपीज पे कभी ना आए। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये 70 रुपीज पे आ भी। तो दोस्तों अगर ये 70 रुपीज पे आ गई तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। यू आर द बेस्ट। अगर जिन्होंने वेट करके इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने देखा कंपनी के फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, लोन बुक की क्वालिटी हमने देखी, उनके कॉम्पिटिटर से तो हाईली मतलब इंप्रेसिव है, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन क्या हो जाता है ना दोस्तों, जब एक बार कंपनी एक बड़ी हो जाती है, एक जाइंट कंपनी हो जाती है ना, तो उसकी ग्रोथ ना स्लो हो जाती है। आप रिलायंस को देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक को देख लीजिए, आईसीआईसी बैंक को देख लीजिए। जब इनकी लिस्टिंग हुई थी उस वक्त में डबल डिजिट में रेवेन्यू, ट्रिपल डिजिट में प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन आज उनका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं दोस्तों, तो रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट जो है सिंगल डिजिट में बदल के रह गया होगा। तो इसकी वजह से जब कंपनी जो है बड़ी हो जाती है ना, तब उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आना आम बात हो जाती है। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर से चूक हो गई। उन्होंने बजाज ग्रुप की कंपनी को समझ के धड़ाधड़ उसमें इन्वेस्ट करते हुए चले गए। 70 रुपए मांगा था, 150 रुपए दे रहे हैं। 150 रुपए खुलने के बाद भी 140% का लिस्टिंग गेन के बावजूद भी उनको ओवर वैल्यू नहीं लगा। उन्होंने कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया, बस लगातार बाइंग करते हुए चले गए। और उसके बाद में दोस्तों मार्केट का नीचे नेचर है, स्टॉक का एक नेचर है, वो अपने वैल्यूएशन की तरफ, उसको मीडियम कहते हैं, वो अपने वैल्यूएशन की तरफ में आज नहीं तो कल इसका ये हाल होना ही था। मार्केट में लगातार चारों तरफ जो है मार्केट में सेल सेल की खबरें आ गई है, इसके लिए जल्दी से पहुंच गया है। या हमारे लिए बेहतर हो सकता है, आप राइट टाइम पे डिसीजन ले सकते हैं, तो जरूर से इसमें स्लोली स्लोली आप बाइंग कर सकते हैं। हम ऑलरेडी जो है पिछले 15 दिनों से बाइंग करते हुए चले जा रहे हैं स्लोली स्लोली। 100% कैपिटल तो आप किसी भी एक स्टॉक के भरोसे नहीं रह सकते। ये स्टॉक मार्केट है, बहुत ही रिस्की बिजनेस है। ना भी कंपनी 70 के पास जाए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप अगले 1 से 2 सालों के लिए आपका कैपिटल जो है वो लॉक हो सकता है। वो लॉक इसलिए वजह से हो सकता है क्योंकि कंपनी स्टॉक जो है साइडवेज हो सकता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप लगातार देख रहे हैं लार्ज कैप कंपनीज में लगातार कंपनी हायर वैल्यूएशन पे चली गई है। रेवेन्यू प्रॉफिट जो है सिंगल डिजिट पे आ गया है, लेकिन स्टॉक में अभी करेक्शन प्रॉपर तरीके से हुए नहीं है। तो इसी की वजह से दोस्तों अभी लास्ट में हमने एक वीडियो बनाई थी जहां पे हमने बताया था कि लार्ज कैप में तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन यस मीडियम निफ्टी मिड कैप में अपॉर्चुनिटी है, और ये उसी का स्टॉक है दोस्तों। तो जरूर से आप इस स्टॉक में देख सकते हैं। आप अपनी एनालिसिस जरूर कीजिएगा, कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि अभी तक हम सेबी रजिस्टर एनालिसिस हुए नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो स्लोली स्लोली बाइंग करते रहिए। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी स्टॉक में फंसे हैं या आप चाहते हैं कि किसी और स्टॉक का हम इसी तरह का फंडामेंटल एनालिसिस करके इस चैनल पे शेयर करें, तो हम जरूर करेंगे। अभी पिछले 2 या 3 वीडियो पहले किसी
सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है वोडाफोन और आइडिया के बारे में, कंपनी के बारे में बताने के लिए। तो अगर आप पिछले 6 महीने में देखेंगे कंपनी का स्टॉक प्राइस 70 से 80% हो गया है। तो उसका भी इसी तरह का डिटेल एनालिसिस हम शेयर करने वाले हैं। अगर हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो